हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। आज हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताएंगे हम। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताया था इसी चैप्टर से। आज आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी वर्डिंग हम इंग्लिश में भी कर देंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव आता है और 50% सब्जेक्टिव आता है। तो फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए पहले चैप्टर से। हम इसका टॉपिक भी आपको पढ़ा देंगे, ओके। और गॉस थ्योरम तो हमने आपको पढ़ा दिया है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, कूलाम बल क्या है। और आपको चार ऑप्शन दिया है कि वो विद्युत बल है, केंद्रीय बल है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट इज कूलाम फोर्स, कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कि सेंट्रल फोर्स है, कि बोथ दोनों है, या इनमें से नन ऑफ दिस कोई नहीं है। तो समझते हैं पहले कूलाम बल क्या है, यानी कि कूलाम फोर्स क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स गॉस्टिन डी कूलाम। उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था देखते हैं। उन्होंने कहा था Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटे चार्ज हैं, और वो अगर वो r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस दूर अगर है, ये दोनों चार्ज के बीच जो ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये सेंटर टू सेंटर है, सेंटर टू सेंटर है। तो उन्होंने कहा था, और ये जो चार्ज रखे गए हैं ना, वो किसी मीडियम रखे गए हैं। हम मानते हैं वो मीडियम क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब होता है यहाँ कोई मीडियम है, कोई भी चीज़ दो चार्ज रखे गए हैं, वो किसी न किसी मीडियम में और रखे जाते हैं, और मीडियम के अकॉर्डिंग उस चार्ज पर फोर्स लगता है। लेकिन फिलहाल अभी जान लीजिए, ये दो चार्ज हैं, हमने मान लिया मीडियम क्या है, एप्सिलॉन, उसका मीडियम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये चार्ज Q1 है, इस Q2 पर फोर्स इधर लगाएगा, यानी Q2 क्या है, F2 ने F2 पर 1 ने लगाया, और इस चार्ज ने इस Q1 पर, यानी F1 पर Q2 ने फोर्स लगाया, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि जितना ज़्यादा चार्ज का मल्टीपल होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो फोर्स होगा वो 1/r², यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो उन्होंने इन दोनों क्वेश्चन से कंबाइन करके बताया था, जो फोर्स होता है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो जब ये साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, कूलाम नियतांक, यानी कि कूलाम कांस्टेंट। वो क्या होता है, Q1 Q2/r²। तो जो कूलाम कांस्टेंट है ना, इसका मतलब क्या है समझिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/4πε है। अब ये समझिए ये है क्या चीज़, ये है क्या चीज़। तो मान लीजिए बेटा कि ये जो पॉइंट चार्ज है, इसके पास आप यहाँ देख लीजिए Q1 Q2, अगर दो चार्ज r दूरी पर है, अगर मान लीजिए इसके पास ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके पास अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर, यानी चारों डायरेक्शन, हर जगह। तो मान लीजिए इसके पास जो इसका इफेक्ट कितना है, 4π है। तो अगर ये चार्ज किसी मीडियम में रखा गया है, ये एप्सिलॉन का मीडियम है, तो क्या करेगा, जो 4π इसके पास जो इफेक्ट था, तो अब मीडियम मतलब क्या होता है कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उसको रोकेगा। तो इधर गया, इधर गया, तो कुछ ऑब्जर्व किया, तो जो इसका जो फोर्स होगा, यानी जो 4π फोर्स था, 4π में से आप मान लीजिए कि 1 यूनिट इस चार्ज के पास फोर्स गया, जो उसको धक्का मारा और फोर्स इधर लग गया। तो 4π में से 1 यूनिट लगा फोर्स, तो 1π में से कितना लगेगा, 1/4π फोर्स लगेगा। तो जो ये फोर्स लग रहा है किस मीडियम लग रहा है,
साइलेंट लग रहा है। अब फील हो गया कि ये जो वैल्यू हमने लिखा है k बराबर 1/4π7, ये कहाँ से आता है, इसका मतलब क्या होता है, ये इफेक्ट होता है कि कितना फोर्स लग रहा है और किस मीडियम में लग रहा है। तो इसका मतलब होता है मीडियम्स और इसका मतलब वैल्यू होती है। ओके, तो मैं क्वेश्चन क्या था आपके ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रिक फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स, आपको ये बता रहे हैं ये दोनों है। तो अभी मैंने कहा जो पॉइंट चार्ज होता है उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इसके पास ए भी है, ठीक है, और उस दूसरा ऑप्शन क्या है, केंद्रीय बल है, बिल्कुल केंद्रीय बल है, क्योंकि जो उसकी लाइन ज्वाइनिंग है ना वो सेंटर टू सेंटर है, वो सेंटर टू सेंटर है कि जो भी फोर्स लगेगा सेंटर टू सेंटर लगेगा, क्योंकि जो मीडियम होता है वो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा और रुकेगा वो, क्योंकि इसका मतलब ही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी उसको रोकेगा या फोर्स को वो कम करेगा। मीडियम मतलब यही होता है, जैसा मीडियम वैसा फोर्स। क्लियर हुआ? तो आप क्या इसका ऑप्शन क्या मारेंगे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी है वो सेंट्रल फोर्स भी है, यानी क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, दोनों। तो आंसर क्या मारेंगे आप कि वो दोनों है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो फोर्स होता है वो इनवर्स इसको लॉ को फॉलो करता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो एफ की वैल्यू क्या होगा, हमेशा घटेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी कि जो एफ साइलन होता है, ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रखूँ एफ बराबर 1/4πε Q1 Q2/r², तो इसका मतलब क्या होता है, जो फोर्स होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल किससे होता है, मीडियम की। अगर मीडियम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स हमेशा क्या होगा, वो कम होगा। ओके, तो ये हमने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, हम रफ करते हैं इसको। तो जो पॉइंट चार्ज होता है किसी डिस्टेंस पे, तो उसको हम मीडियम रख सकते हैं। मीडियम क्या होता है, जैसे मीडियम कागज होता है, मीडियम लकड़ी भी होता है, मीडियम मेटल भी होता है, मीडियम फ्री स्पेस भी होता है। तो जैसा मीडियम होगा वैसा फोर्स होगा। ठीक है, ओके। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर Q1 Q2 दो चार्ज है, 8 डिस्टेंस पे, मीडियम क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका फोर्स अलग आएगा। मैं तो आपसे कह दूँ Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज है, 8 डिस्टेंस पर, उसका मीडियम क्या है, एप्सिलॉन। तो इसमें कोई मीडियम आ सकता है, कागज हुआ, कोई मेटल हुआ, ठीक है, प्लास्टिक हुआ, और इसका मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का फ्री स्पेस। नॉट मतलब फ्री स्पेस, जहाँ पर कुछ भी ना हो, और आपको पता है जहाँ कुछ भी नहीं होगा ना वहाँ पर फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई रुकावट ही नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, बीमा तथा मान, यानी कि एसआई सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट का बताना आपको यूनिट, डायमेंशन और उसकी वैल्यू बताना है। तो आइए निकालते हैं फटाफट। तो दो चार्ज Q1 Q2 है, ठीक है। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, मीडियम आपको कैसा होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि फ्री स्पेस होगा। ठीक है, तो क्लास हमने क्या बताया था, जितना ज़्यादा चार्ज का मल्टीपल होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, प्रोपोर्शनल होगा। फिर और फोर्स कैसा होगा, इनवर्स वाला को फॉलो करेगा। इट मीन्स मतलब एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², ये साइन हटेगा तो क्या कांस्टेंट आएगा, 1/4πε नॉट Q1 Q2/r²। अब यहाँ देखिए मीडियम कैसा होगा, फ्री स्पेस हो गया। अब आपको लाइस हो गया होगा कि जैसा मीडियम होता है वैसा फोर्स होता है। ओके, तो देखिए आप बताना क्या है, एप्सिलॉन नॉट का आपको डायमेंशन बताना है। तो आइए निकालते, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आप 1 मान क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो F इंटू 4πε0 इंटू r² बराबर Q1 Q2। आपको ये वैल्यू चाहिए, आपको एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो Q1 Q2 अपॉन F आएगा, 4π आएगा और r² आएगा। तो देख लीजिए ये क्या है, चार्ज है, दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, पॉइंट चार्ज होता है। तो एक जो चार्ज से इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट कूलाम होती है। तो आप क्या बोलेंगे, तो 2 कूलाम हो गया, तो C² हो गया। F से क्या होता है, न्यूटन होता है,
ठीक है। 4 पाई तो कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट है। और आर क्या, डिस्टेंस, मतलब कि मीटर स्क्वायर। तो कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, इसकी डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। डायमेंशन देखिए फटाफट, ठीक है। इसकी डायमेंशन देखिए कितनी होती है। अब जो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है। तो Q का मतलब क्या होता है, IT, यानी कि करंट इंटू मल्टीपल टाइम, I इंटू टी। हम यहाँ लिख देते हैं Q बराबर क्या, I इंटू टी, ठीक है। F क्या होता है, फोर्स होता है, कितना होगा, M इंटू ए। और R क्या है आपका, डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ है आपका, लेंथ का स्क्वायर है, ठीक है। तो कितने आई, 2 आई है, I से I स्क्वायर, T से T स्क्वायर। M मतलब मास, फिलहाल इसे लिखिए अभी। और ये क्या आपका लेंथ है। तो आई का मतलब क्या होता है, एम्पियर, आप एम्पियर लिख लीजिए यहाँ से, एम्पियर। और टी मतलब क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड होता है। एम्स क्या है, मास है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। लेंथ अपॉन सेकंड का स्क्वायर। और बगल में क्या ऑलरेडी लेंथ दिया हुआ है। तो कितना आएगा देखिए। अब देखिए ये क्या फ्रैक्शन है, तो ये कहाँ जाएगा, वैल्यू ऊपर जाएगा। तो आप वो क्या बोलेंगे, एम्पियर। ये स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, टी का पावर क्या हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर लिख लीजिए, छूट गया यहाँ पर, तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा आपका, मास, मास हुआ। और ये लेंथ क्या हो जाएगा, यानी कि एल का स्क्वायर, इतना हुआ। आप इसको क्या कीजिए, ऊपर भेज दीजिए। आप क्या बोलेंगे, m माइनस 1 एल की पावर माइनस 2 ए की पावर 2 और टी की पावर 4। तो ये इसकी आपकी क्या आ गई, डायमेंशन आ गया किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो फटाफट देखिए, हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, लिख लीजिए। जो आवेश होता है वो I टू टी इसका फॉर्मूला होता है, ओके, ठीक है। इसको सॉल्व ले लीजिए, रफ कर दें इसको, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इसका यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अब वैल्यू, अब आपको वैल्यू बताना है कि वैल्यू कितना होगा। तो अभी मैंने आपसे बताया था कि कूलॉम फोर्स क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है कूलॉम कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 होता है, ओके। और क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा, ओके। तो आपको ये निकालना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/4 पाई गुणे 10⁻9। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। और इंटू 9 की 10⁻9। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 8.85 10⁻12 ये इसकी वैल्यू आएगी। और इतना तो जानते ही हैं किस तरह कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आप इसको इतनी वैल्यू आएगी। और इसकी आप जानते हैं यूनिट क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया था। यूनिट क्या होता है इसका, कूलॉम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया, ओके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको रफ कर दें, ओके। इसकी सॉल्व ले लीजिएगा। हम जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पूरी डिटेल की बात करेंगे। अभी फिलहाल जितना मुझसे हो रहा है आपको इस तरह से बता रहे हैं कि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। और वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि हम क्लासेस थोड़ा ऑफलाइन लेते हैं।
तो इस वजह टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो फिलहाल जितना टाइम मिलता है तो हम आपको वीडियो बना के हम सेंड कर देते हैं। आप फिलहाल खुश रहिए और हंसते हंसते इसको देखते रहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन चौथा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक बताओ। यानी कि आपको एसआई यूनिट बताना है किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कि आपको एसआई यूनिट बताना है किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए मैं वर्डिंग हम इंग्लिश में भी कर दे रहे ताकि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश में लिखता तो हिंदी मीडियम जो बच्चे होते हैं उनको फिर प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो लोग ऐसा बोल रहे थे, ठीक, कमेंट में, तो मैंने उस हिसाब से हमने लिख दिया है। तो कितना होता है, देखिए इंटेंसिटी क्या होती है आपको पता ही होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q। यानी कि कहने मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है और R डिस्टेंस पर है, अगर यहाँ मैं रख दूँ टेस्ट चार्ज, तो इंटेंसिटी मतलब क्या होता है इसका, विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या होती है कि जो ये पॉइंट चार्ज सामने अगर मैं छोटा सा चार्ज रखा टेस्ट चार्ज, तो अगर इसका जहाँ तक इफेक्ट फैला होगा, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह फैला होगा, तो इसके इफेक्ट में अगर कुछ छोटा चार्ज रख देंगे तो ये इस पर क्या है, बल फोर्स लगाएगा, ठीक है। और फोर्स कितना F लगाएगा, और फोर्स लगा, और लगता कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही फोर्स लगता है। ये दोनों कैसे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर है और फोर्स भी इधर है, ये दोनों कैसे हैं, टेंजेंशियली है। बात पकड़ में आ रहा है। तो कोई फोर्स लगता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज का चार्ज का इफेक्ट होता है, जहां तक उसका इफेक्ट होगा और उसकी जोन में कोई भी आएगा तो वो अटैक कर सकता है, ओके, चाहे रिपल्सन का हो चाहे अट्रैक्शन का हो। तो हमने कहा आर दूरी पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ, तो इस पर क्या करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, क्यू नॉट मान लीजिए कि 1 यूनिट पर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ओके। यानी कि 1 यूनिट में जो फोर्स लगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ओके, ठीक है। तो अब इसका क्या पूछा आपका, एसआई यूनिट। तो एफ से क्या होता है, एफ से क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्यू से क्या होता है, कूलाम होता है। तो न्यूटन पर कूलाम, इसकी एसआई यूनिट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की और भी यूनिट है जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था निकाल के, क्योंकि जो ई की वैल्यू होती है F1Q भी होती है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि V बराबर क्या होता है, पोटेंशियल बराबर W/Q0 भी होता है। आप ये वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने ये आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो अब ये कर लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था मैंने, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है क्या, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या दोनों। मतलब जो स्टेबल चार्ज होता है वो क्या करता है, क्रिएट, जो रुका हुआ चार्ज होता है, स्टेबल चार्ज होता है, जो स्टेशनरी चार्ज होता है, उसके पास क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उसकी फिनोमेना क्या होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, कि चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है, या दोनों करता है। तो सुन लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही होता है कि टॉपिक का स्टार्टिंग आपको दे दिया था कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए हम यहाँ से उसको करते हैं ब्रेक। इलेक्ट्रो मतलब जानते हो क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं विद्युत, और इसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक। क्या बोलते हैं, स्थैतिक। यानी कि, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज, इसको बोलते हैं क्या, रेस्ट। रेस्ट बोल लो, चाहे स्टेबल बोल लो, चाहे स्टेशनरी बोल लो, ठीक है, व्हाटएवर कुछ भी बोल लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ही होता है कि रुके हुए चार्ज का हमें अध्ययन करना है। क्या कोई चार्ज रुका होगा तो उसके पास कौन सी फिनोमेना होगी, और चार्ज मूविंग कर रहा होगा तो उसके पास कौन सी फिनोमेना होगी। तो देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 फोर्स लगता है, एक अट्रैक्शन को होता है, एक रिपल्सन को होता है, ठीक है। अगर 2 चार्ज इक्वल है तो डेट विल बी रिपल्सन फोर्स, और अपोजिट है तो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो सुन लीजिए,
अगर चार्ज स्टेबल है, अगर कोई चार्ज स्टेबल है, पॉइंट चार्ज स्टेबल है, तो इसका अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ। अगर स्टेबल है तो उसके पास क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज मोशन में है, अगर ये चार्ज है, अगर ये मोशन में है, तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। कैसे, एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे ऑस्टेड, ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये मान लीजिए कुंजी है किसी भी सर्किट के ऊपर, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये मान लीजिए कैपेसिटर है, इसको हमने बैटरी से क्या किया, हमने इसको जॉइन कर दिया और यहाँ रखी थी क्या, बार नीडल। तो जैसे हमने कुंजी को ऑन किया तो ये था ना बार नीडल, वो ऐसे वो घूम गया। फिर कुंजी को जब बंद किया तो फिर से बार नीडल अपने ही शेप में आ गया। तो वो कंफ्यूज हो गए थे कि अभी तक लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर चार्ज रुका है तो उसके पास क्या है, कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जैसे चार्ज के मोशन होने पर, ठीक है, तो एक बार नीडल घूम गया, तो उन्होंने ये कह दिया कि चार्ज के मोशन होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही होता है और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि चीज़ को घुमाने का वर्क करता है, कि करंट फ्लो करेगा और किसी चीज़ को क्या करते वो टर्न, क्या करते, टर्न करते हैं। तो टर्न का मतलब क्या होता है कि वो भी एक फील्ड क्रिएट करेगा घुमाने वाला, कि उसमें उसके फील्ड में जो भी आएगा क्या करेगा, उसको वो घुमा देगा, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि जो चार्ज मोशन करता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। फिलहाल अब इतना जान लीजिए, यानी कि दोनों होता है, क्या बताएंगे, दोनों, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बिंदु आवेश Q से, इसको कर लीजिए स्मॉल r, एक बिंदु आवेश कैपिटल Q से स्मॉल r दूरी पर स्थिर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बताइए, ठीक है। यानी कि कोई भी पॉइंट चार्ज है Q, उसे r दूरी पर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो आपको बताना है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर, ओके। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है Q, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने कहा r डिस्टेंस पर, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक है, हमने यहाँ पे क्या रखा, टेस्ट चार्ज का Q0, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, अगर ये चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो कितना लगाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई r²। और मीडियम कैसा है इसका, फ्री स्पेस है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि ये पॉइंट चार्ज है, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक इसका इफेक्ट फैला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या 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 लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, और कहाँ लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, E बराबर F बाई Q0। तो इस F का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई r² अपॉन Q0। ये कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उसके r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे ये बात साबित होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है और कूलॉम फोर्स भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। तो इट मीन्स कि डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज होता है, और डिस्टेंस बढ़ने पर कूलॉम फोर्स क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। और कूलॉम फोर्स आता कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। फोर्स आया कहाँ से, फील्ड की वजह से आया, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इसलिए पूरा हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थिर है, तो उनके त्वरण का अनुपात बताइए। कहने का मतलब क्या है इंग्लिश में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन लोकेट है उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो
देन रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, तो आपको रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। इसमें हमने क्या रखा, ऐसे रख दिया हमने, इलेक्ट्रॉन रख दिया और एक प्रोटॉन रख दिया। तो आपको पता होना चाहिए, आपको बताना है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या होता है। तो पहली बात ये देखिए कि जो इसको फोर्स लगेगा एफ क्यू पर, कितना लगेगा, क्यू टू लगेगा। तो इधर लगेगा फोर्स, एफ बराबर क्या लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई लगेगा, इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, ओके। तो जो फोर्स होता है कितना है, एफ कितना होता है, एफ बराबर एम ए और क्यू इंटू ई। जो मास किसका मास है, प्रोटॉन का मास होगा, ओके। उसी तरह इस चार्ज पर जो फोर्स होगा एम ई ए, ओके। अब इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, और इसमें इफेक्ट कितना होगा, Q इंटू ई होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। पहले कौन था, इलेक्ट्रॉन था ना, तो अब क्या कीजिए, इसको उससे क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, या तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिए, सबसे आसान रहेगा एक्सेलरेशन की। A1 बराबर क्या आ जाएगा, A1 बराबर क्या आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम पी। A2 क्या आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम ई। डिवाइड कर दीजिए इसको, A2 बाई A1, क्यू ई एम ई। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा, एम पी अपॉन क्यू ई। ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, प्रोटॉन ऑफ मास और इलेक्ट्रॉन ऑफ मास। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आप इसमें चीज़ और देख लीजिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा फोर्स कैसा होगा, वो कंजर्व होगा। क्या होगा, हमेशा फोर्स कंजर्व होगा, क्योंकि इसमें इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है, तो नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो नेट फोर्स होने का मतलब क्या होता है कि एफ बराबर कितना है, अगर इसका फोर्स क्यू ई और इसका फोर्स क्या है, माइनस का क्यू ई, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एफ बराबर जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स, जो नेट फोर्स कितना है, वो जीरो हो रहा है। ये फोर्स कैसा है, कंजर्व, क्या है, कंजर्व। अगर फोर्स कंजर्व होगा तो इस पर जो वर्क होगा वो भी क्या होगा, कंजर्व होगा। कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि एफ बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। तो एफ कितना है, जीरो, इंटू डी बराबर डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या आ गया, जीरो, नेट वर्क कितना, जीरो हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा आप ऐसे बोल लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा फोर्स कैसा होता है, वो कंजर्व होता है। अगर फोर्स कंजर्व है तो वर्क डन भी क्या होगा, कंजर्व होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो उसमें जो वर्क होता है, ठीक है, तो उसमें रास्ते का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब सपोज कर लीजिए आप चाहे इधर से इधर चले जाइए, अगर आपको यहाँ पहुँचना है, आप इधर से इधर चले जाइए ए पर, तो भी वर्क उतना होगा। आप चाहे इधर से उधर घूम लीजिए तो भी आप ए पे पहुँचेंगे। तो कार्य करने के लिए रास्ते के इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई रास्ता है ये ए बी, ठीक है, आप ऐसे चले जाइए तो भी दिक्कत नहीं है, और चाहे आप ऐसे चले यहाँ पहुँच जाइए तो भी दिक्कत नहीं है, और चाहे आप ऐसे घूम जाइए तो भी दिक्कत नहीं है। इसका मान लीजिए क्या, W(I1) पहला वर्क, W(I2) और W(3), यानी जो वर्क होगा तीनों आपस क्या होगा, वो बराबर होगा, यानी कोई फर्क वो नहीं पड़ेगा। यानी वर्क डालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में और फील्ड यूनिफॉर्म हो तो रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती, यानी पाथ डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमेशा फील्ड यूनिफॉर्म होगा,
ठीक है। तो उस पर जो नेट फोर्स होगा कैसा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रखा है, अगर डायपोल रखा हुआ है तो नेट फोर्स भी जीरो होगा, वर्डन भी जीरो होगा नेट, और उसका टॉर्क भी नेट जीरो ही होगा। ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए विद्युत क्षेत्र होता है क्या, संरक्षित असंरक्षित। तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि संरक्षित मतलब क्या होता है, कंजर्व, असंरक्षित मतलब क्या होता है, नॉट कंजर्व। तो अब फिर क्वेश्चन आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है, ई है, आप रख दीजिए यहाँ पर, ये डायपोल आप रख दीजिए। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, F बराबर क्यू ई, और इधर कितना फोर्स लगेगा, F बराबर माइनस क्यू इंटू ई। तो आप खुद सोचिए कि अगर इसको आप इधर फोर्स लगाओगे तो कैसे घूमेगा, ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा, तो घूम जाएगा ना। तो नेट फोर्स कितना है इसका, वही बात, क्यू ई माइनस क्यू ई, कितना हुआ, जीरो। तो वर्डन कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, ए भी जीरो। यानी कि क्या होता है कि यूनिफॉर्म फील्ड में कोई डायपोल रखा गया है तो उसका नेट फोर्स भी कंजर्व होगा, उसका वर्डन भी कंजर्व होगा, ओवरऑल कैसा होगा, वो कंजर्व, क्या होगा, वो कंजर्व होगा, नॉन कंजर्व नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में हमेशा फोर्स कैसा होता है, कंजर्व होता है। फील्ड कैसे होनी चाहिए, यूनिफॉर्म है अगर डायपोल रखा गया है तो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, कितना होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि Q बाई एम फॉर्मूला होता है, यानी कि 1 यूनिट मास पे चार्ज कितना है, तो Q की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻11 समथिंग। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, अभी पॉइंट हटा दीजिए, तो वो 16 ये और ये -19 है, आप इसको ऊपर भेज दीजिए। ग्यारह आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा मतलब होता है एक्सियल पोजीशन, ठीक है, पर स्थित है, यानी कि लोकेट है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और उतनी ही दूरी पर, ये दूरी लिखा हुआ है, उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थित में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, और आंसर क्या आता है हम आपको बताते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश से बोल दे रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, उसके एक्सियल पोजीशन पर स्थित किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, E1 है, और सेम डिस्टेंस पर है। आपको अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है, वर्टिकल, यानी सेम डिस्टेंस पर, किसी भी डाइपोल के कारण सेम डिस्टेंस पर उसके वर्टिकल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किसी भी पॉइंट पर जिसका इंटेंसिटी कितना है, वो E2 है। ओके, मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई डाइपोल है Q1 और Q2, ठीक है, इसका सेंटर है, डिस्टेंस की L है, ये L है, तो सेंटर से R दूरी पर, और इसके ये एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, तो सेंटर से R दूरी पर किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये दो डाइपोल होता है Q1 Q2, उसके सेंटर से R दूरी पर, उसके एक्सियल पोजीशन पर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता था, E बराबर 1/4πε0 2p/r3। आपको याद आ रहा होगा। फिलहाल अभी इतना देख लीजिए, हम इसे डेरिवेशन करवाएंगे तो समझा देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का
निकाल के हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब जाके ये निकलेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, आपने ही पढ़ा होगा कि डाइपोल है, दो डाइपोल Q1 Q2। आप ऐसे मान लीजिए, आप प्लस माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप। ठीक है, माइनस Q है और ये प्लस का Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस का Q डाइपोल है, इसका सेंटर R है, सेंटर O है, डिस्टेंस L है। तो सेंटर से R दूरी पर किसी भी पॉइंट P पर आपको, यानी इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल पोजीशन या बाई सेक्टर पोजीशन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, 1/4πε0 P/R3। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकेंड है। तो आप बताइए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के 2 टाइम्स है, E बराबर आप E1 मान लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इसकी 2 मान लीजिए। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल 2 टाइम्स है, तो आप ऐसे कह लीजिए। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के इक्वल है, डाइपोल मूवमेंट इक्वल है। तो आप खुद देखिए, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लीजिए अगर, तो E1/2 बराबर P। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ और ये दिया हुआ, आप इसे इक्वल कर लीजिए तो क्या आएगा, E1/2 बराबर E2। तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो E1 बराबर कितना आ जाएगा, 2E2। तो ये आपका रिलेशन हो गया। एक्सियल पोजीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो वर्टिकल पोजीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका कितना होता है, वो 2 टाइम्स होता है। तो मैंने ये रिलेशन आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको ऑप्शन दिया होगा कि ये ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन में, या मान लीजिए ये दिया होगा कि E1 बराबर E2 के, ये ऑप्शन दिया होगा, या आपको ये दिया होगा 2E1 बराबर E2, ये दिया होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको निकालना आना चाहिए, तो आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको रफ करते हैं। तो देखिए, अब जितने क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ठीक है, थोड़ा हमने स्पीड बोला है, लेकिन आप वीडियो को डाउनलोड करके पॉज करके पढ़िएगा कि हमने क्या क्या वर्ड बोला है। कि देखिए, हम जो भी कुछ बोलते हैं, आप जब तक हमारी बातों को सुनेंगे नहीं, ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर नहीं होगा। क्यों हम इतना कुछ बोल देते हैं कि उसी में सब कुछ, उसका कंक्लूजन छुपा होता है। ठीक है, और वैसे भी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, कोचिंग सारी बंद है। तो फिलहाल हमने सोचा कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या किसी बोर्ड के बच्चे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही आता है उनके लिए भी। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।